दज्जाल के मोहरे हैं ये सब, और ग्रेटर इसराइल के लिए सब कुछ प्लान किया गया था। शैतान है या जो दज्जाल है उसका यूएई से कोई ना कोई ताल्लुक भी है जरूर। एक गॉड है उनका जिसका नाम है बाल। वो खसूसी तौर पे खुश कब होता है जब बच्चों की कुर्बानी दी जाती है। ये कहा जाता है ना कि अमेरिका और इसराइल इस तरह से है जिस तरह से लैला और मजनू है या रोमियो और जूलियट है। क्या होता है उस लॉज में? जैसे ही आप एंटर हो जाएंगे आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी और गले में एक रस्सी डाल दी जाएगी। या श्रुति हसन से पूछा जाता है कि आपके पास इतना पैसा, इतनी गाड़ियाँ और इतना फेम कैसे आ रहा है, आप तो कोई फिल्म भी नहीं करती हो, जो फिल्म्स करती हैं वो इतनी हिट नहीं जाती। तो उन्होंने कहा मैं इल्यूमिनाटी की मेंबर हूँ। जेफरी एप्स्टीन को भी एक ताकत कंट्रोल कर रही थी जिसका नाम था मोसाद, और मोसाद चूंकि इजरायली एजेंसी है तो वो इस वजह से उसने एप्स्टीन को ये टास्क दिया था कि वो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको किसी तरह से ट्रैप करके उनकी वीडियोस ले। जो सोनी का ऑनर था माइकल जैक्सन ने उस पर इल्जाम लगाया था कि वो शैतान का बंदा है। नाज़रीन, एक दुनिया वो है जो आपको नजर आती है, हमें दिखाई देती है, और एक वो जो पसे पर्दा दुनिया है जो इस दुनिया को कंट्रोल करती है। क्या वाकई इल्यूमिनाटी सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी इस वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है, और वाकई उसके मोहरे जगह जगह पर या उनके एजेंट्स हर जगह पर मौजूद हैं जो इस दुनिया में तब्दीली लेकर आए? हमारे साथ मौजूद है मारूफ पॉडकास्टर लबीबा अरशद। लबीबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या वाकई दज्जाल के मोहरे हैं ये सब, और ग्रेटर इसराइल के लिए सब कुछ प्लान किया गया था? अच्छा तारिक, पिछले 2 साल से बल्कि 2 से 3 सालों से सुपर नेचुरल सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट जो मैं कर रही हूँ जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि एंड टाइम्स के साइंस क्या हैं, दज्जाल कब आएगा, दज्जाल के आने के क्या साइंस है। अभी रिसेंटली जो ईरान और इसराइल की वॉर की सिचुएशन बनी है जिसके बारे में पूरी दुनिया कह रही है कि प्री दज्जालिक दौर है ये। अच्छा, प्री दज्जालिक दौर है क्या? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि प्री दज्जालिक दौर क्या मतलब। दज्जाल के आने का तो किसको पता नहीं, तो प्री दज्जालिक दौर क्या है। अच्छा, दज्जाल के आने से पहले कहा जाता है कि दज्जाल अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा है और उसकी आर्मी के जो लोग हैं वो सीक्रेट सोसाइटीज़ के मेंबर्स हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। और जो मुख्तलिफ ममालिक में सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, जैसे हम दुबई सीक्रेट सोसाइटी की बात करते हैं, अमेरिका में सीक्रेट सोसाइटी है, और इसराइल तो खुद एक पूरे का पूरा सीक्रेट सोसाइटी की लपेट में है। अच्छा, बिल्कुल ये सही आपने जो निशानदेही की है ना, पॉइंट आउट किया है, बिल्कुल सही सही जगह पे किया आपने। दुबई में तो इवन कहा जाता है जिस तरह से बेबीलोन, जिसको शैतान की पहली सिटी कहा जाता था, बाबुल शहर जहाँ पे हमने नमरूद का सारा वाक़या सुनते हैं, ये कहा जाता था कि बाबुल में एक टावर है जहाँ पर लोग बैठकर शैतान के पैरोकार बैठकर प्लानिंग करते हैं और वो सीक्रेट एजेंट्स हैं शैतान के। इसी तरह से दुबई में अब कहा जाने लगा है क्योंकि दुबई में बड़ी बड़ी इमारतें हैं और दुबई ने जो अब्राहम अकॉर्ड पे साइन किया, मुआहदा इब्राहिमी किया है, तो ये कहा जा रहा है कि जो शैतान है या जो दज्जाल है उसका यूएई से कोई ना कोई ताल्लुक भी है ज़रूर। और दुबई की बड़ी बड़ी इमारतें, क्योंकि एंड ऑफ टाइम्स की जब हम अहदीस की भी बात करते हैं और एंड ऑफ टाइम्स की निशानियों की बात करते हैं तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अरब का जो है कनेक्शन बनेगा कोई ना कोई उस साइड पे। अच्छा, नंबर 1 आपने बात की ग्रेटर इसराइल। तो ग्रेटर इसराइल बनेगा या नहीं बनेगा और क्यों बनेगा उसको हमें डिकोड करने की ज़रूरत है। हमने पिछले दिनों एक बात सुनी कि ग्रेटर इसराइल बनने वाला है, यहूदी थर्ड टेंपल बनाने वाले हैं जिसके लिए रेड हाइफर्स की कुर्बानी की जाने का सारा मामला स्टार्ट हुआ। पहला टेंपल जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था वो बख्त नसर के हाथों तबाह हो गया। दूसरा जो टेंपल बना उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वो टाइटस ने जब रोमन फौज के हाथों तबाह करवा दिया। फिर उसके बाद यहूदियों का ये मानना था कि हमारा मसीहा दज्जाल जब आएगा तो सारे हालात हमारे हक में हो जाएंगे। ये उनका मसीहा है दज्जाल। हाँ, और वो दज्जाल ने उसका नाम ही कुरान पाक में हदीस में जहाँ भी आया ना, मसीहुद दज्जाल के नाम से उसका रेफरेंस आया। ओके। उसका जो असल है वो मसीहुद दज्जाल है, इसलिए तो यहूदी कहते हैं कि वो हमारा मसीहा है। जिस तरह से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ये जो मसाया का वर्ड यूज होता है, हाँ, ये उसके लिए हो रहा है। यस, वो दज्जाल के लिए यूज हो रहा है। अब मामला ये हुआ कि वो कहते हैं कि जिस दिन थर्ड टेंपल बनेगा उस दिन दज्जाल आ जाएगा और ग्रेटर इसराइल की प्लानिंग भी इसीलिए हो रही है, थर्ड टेंपल की प्लानिंग ही इसीलिए हो रही है। अच्छा, पिछले दिनों टेक्सास में आपने देखा होगा कि 5 रेड हाइफर मंगवाई गई थी और 5 रेड हाइफर्स की एक खसूसी निशानियां उन्होंने बताई कि एज एक स्पेसिफिक होनी चाहिए, कलर बिल्कुल उनका इस तरह का होना चाहिए और उनका मानना था कि जब हम इनकी कुर्बानी कर देंगे तो उनकी एशेस से कुछ रिचुअल्स करेंगे, जब रिचुअल्स हो जाएंगे तो ज़मीन पाक हो जाएगी।
जो हमारा खुदा है, जो हमारा रब है, जिसको वो नाउज़ बिल्ला मानते हैं, वो राज़ी हो जाएगा, और जब वो राज़ी हो जाएगा तो वो हमारे मसीहा को हमारी मदद के लिए भेज देगा। खैर बहुत हाइप क्रिएट की गई। इवन इसराइल ने भी बड़ी इस बात पे रिपोर्टिंग की कि रेड हाइफर्स अभी कहाँ पे हैं, पहुँच गई हैं, पहुँचने के बाद अभी क्या खा रही हैं, ये सारी अब यूट्यूब पे जो लोग देखना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं, वीडियोस ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद ये सारा मामला गायब हो गया। अब दो उसमें नैरेटिव्स आ सकते हैं कि या तो हाइप क्रिएट की जा रही थी, या तो वाकई ऐसा कुछ हो गया है। हाइप क्यों क्रिएट की जा रही थी? आपने देखा होगा कि इन सोसाइटीज़ को कहा जाता है सीक्रेट सोसाइटीज़, हाँ लेकिन अब ये सोसाइटीज़ खुद सीक्रेट रहना नहीं चाह रही। पहले आपने कभी देखा था पिछले 5-6 सालों से पहले कि कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी दजालिक सिंबल या इल्यूमिनाटी का सिंबल बनाते आपको स्टेज पे या सोशल मीडिया पे नजर आता हो? नहीं, पहले नहीं होता था। अब अचानक से आप देखें कि सेलिब्रिटीज ऑन स्टेज ये वाला सिंबल बनाते हैं हाँ, ट्रायंगल इल्यूमिनाटीज का। के साइन बनाती हैं। यस, ये वाला जो साइन हाँ। ये वाला जो साइन आपने बनाया ना, ये खास तौर पे इल्यूमिनाटी का साइन है। इल्यूमिनाटी का एक गॉड है जिसको वो बेफोमेट कहते हैं। अगर आप उसकी गूगल पे जाके कोई भी बेफोमेट को सर्च करेगा ना, तो वो एक गॉड शेप फिगर मिलेगी उसको, उसका हाथ ये है। अब इल्यूमिनाटीज का चूंकि ये मानना है कि हमारे पास वो नॉलेज है जो सीधा कहीं खुदा की तरफ से आता है, हम लोग नूरी हैं, हम लोग इनलाइटेंड है। अच्छा, ये दुनिया कैसे तब्दील कर रहे हैं? इस दुनिया को के ताकत के तवाजुन में किस तरह से मुदाखलत कर रहे हैं? अच्छा, यानी इनका इस वॉर में क्या लेना देना है ईरान की, यानी ग्रेटर इसराइल? अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका हाँ। सवाल है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है। आप देखें कि हर साल हॉलीवुड अपने 1 मिलियन प्लस सॉन्ग्स रिलीज करता है। 1 मिलियन प्लस In a 1 year? यस, 1 ईयर। स्पॉन्सर कौन कर रहा है उनको? स्पॉन्सर ये सीक्रेट सोसाइटीज कर रही है। वो किस लिए कर रही हैं? क्योंकि इन्फ्लुएंस हो सोसाइटी पे। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत अरसे से कंट्रोल करने की और लोगों का माइंड रीड करने की कोशिश की जा रही है। आपने अक्सर जो हॉलीवुड के सॉन्ग सुने हैं उसमें रेन अपॉन मी, ब्लेस मी, इस तरह के वर्ड सुने हैं, और हाँ। एक सीधी आंख है जिससे एक आंसू गिर रहा है, और कंपस के निशान, ट्रायंगल के निशान हमने बिली एलिश के गानों में भी बहुत ज़्यादा सुने हैं। तो ये बहुत अरसे से उनकी प्लानिंग चल रही है। अच्छा, बैलेंसियागा एक ब्रांड है, वो उसके बारे में सबको पता है, इंटरनेशनल ब्रांड है। बैलेंसियागा ने एक कैंपेन की थी आज से कोई 5 से 10 साल पहले। बैलेंसियागा की कैंपेन की अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊँ ना, आप खुद सुन के शॉक्ड हो जाएंगे और आप कहेंगे अच्छा, इतने अरसे से चीज़ें चल रही थी और अब हमें जाके पता चल रही हैं। बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। हनी सिंह जो सिंगर है, उन्होंने वीडियो बनाई थी कि सब बैलेंसियागा को प्रमोट ना करे, बैलेंसियागा का बाइकआउट किया जाए। ये हनी सिंह का बयान था। ठीक है। हुआ ऐसे था कि बैलेंसियागा शूट करता है छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों को शूट करता है, और नाउज़ बिल्ला जो शैतान है उसका एक, जो लोग सैटनिज्म में बिलीव करते हैं, जो लोग लूसीफर की पूजा करते हैं, वो एक गॉड है उनका जिसका नाम है बाल। वो खसूसी तौर पे खुश कब होता है? जब बच्चों की कुर्बानी दी जाती है। ये हमने एप्स्टीन के केस में भी हाँ, बाल का जब जिक्र सुना डिस्कस हमने। किया था, बाल का, वो बाल गॉड ये है। और बाल देवता उनका तब खुश होता है जब छोटे बच्चों की कुर्बानी दी जाए, छोटे बच्चों को दुख दिया जाए, या छोटे बच्चों के साथ कोई भी रेप या अब्यूज़ किया जाए। और जो हमने एप्स्टीन फाइल में एक ईमेल भी पढ़ी थी, उसमें केमिकल का नाम था, और वो केमिकल सिर्फ इंसान की बॉडी में रिलीज़ होता है, खसूसी तौर पे छोटे बच्चों की बॉडी में। और वो केमिकल रिलीज़ कब होता है? जब छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और वो उनके ब्लड फ्लो में आ जाता है। और इसीलिए ये कहा जाता था कि उस टाइम पे छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी और उनका ब्लड पिया जाता था, क्योंकि जो लोग एप्स्टीन के जजीरे पे होते थे वो सोचते थे हम हमेशा जवान रहेंगे, और बच्चों को इसीलिए अब्यूज़ किया जाता था, डराया जाता था। खैर, बैलेंसियागा की हम बात कर रहे थे। उसके बाद जब उस शूट को डिटेल में देखा गया तो इट वाज वेरी शॉकिंग। छोटे बच्चों को हाथ पांव बांधे हुए थे और एडल्ट कॉस्ट्यूम्स, बॉन्डेज कॉस्ट्यूम्स पहनाए हुए थे। अब आप देखें, छोटे बच्चे हैं, उनका इन सब से क्या ताल्लुक है? और बच्चे किसी भी फोटो में स्माइल नहीं कर रहे थे, बच्चे डरे हुए थे, और पीछे लिखा हुआ था बाल। इवन एक बच्चे के हाथ पे उन्होंने ब्रेसलेट पहनाया जिसपे BAAL लिखा हुआ है, बाल। उसके आगे शैम्पेन बॉटल्स रखी हुई हैं, स्मोकिंग का स्टफ़ रखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। चले, ये हो गया। नाम में उस बंदे का नहीं इस टाइम मुझे याद आ रहा। एक फ्रेम है जिसमें एक छोटा बच्चा सोफ़ा पे बैठा है और उसके हाथ यूँ बंधे हुए हैं, और उसको एडल्ट कॉस्ट्यूम पहनाया हुआ है। हालांकि बैलेंसियागा बच्चों का ब्रांड है, अगर तो वो बच्चों के कपड़ों की प्रमोशन कर रहा है, तो बनता नहीं है किसी छोटे बच्चों को इस तरह की प्रमोशन के लिए बनाना। और पीछे जो एक बंदे की तस्वीर लगी है उस पर पीडोफाइल होने का केस भी हो चुका है,
और वो केस ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी। उस आदमी पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम आते कि वो छोटे बच्चों के साथ इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस में मुलव्विस रहा है। और उस बंदे की तस्वीर आप सोचो उसके पीछे क्या कर रही है। तो ये नॉर्मलाइज़ करने की चीज़ों को बहुत अरसे से कोशिश की जा रही थी। अगर मैं आपको बात बताऊँ ना कि फ्री मेसन जिसको कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी लूसीफर की सोसाइटी है, उसका पैटर्न क्या है? शैतानी सोसाइटी। हाँ, शैतानी सोसाइटी है। अब आप हैरान हो जाएँगे कि आप अगर किसी कंपनी में भी जाते हैं ना और आपको हायर किया जाता है, तो सिर्फ़ इतना कहा जाता है कि आपको जो सैलरी ऑफ़र की जा रही है वो बाहर जाके ना बताइएगा। और कभी ऐसा नहीं होता कि अगर आप कहीं बाहर जाके बता भी दें तो आपकी जान को ख़तरा हो जाए। लेकिन अगर आपने फ्री मेसन्स का पार्ट बनना है, तो फ्री मेसन्स के लॉजेस हैं अमेरिका में। ये कहा जाता है ना कि अमेरिका और इसराइल इस तरह से हैं, हाँ। जिस तरह से लैला और मजनू है या रोमियो और बिल्कुल जूलियट ऐसे है, है। उसी तरह से अमेरिका और इसराइल है। तो फ्री मेसन लॉजेस अमेरिका में है। अब फ्री मेसन लॉजेस का तरीका देखें। विलियम मॉर्गन जो एक्स फ्री मेसन रह चुका है, जो इस सीक्रेट सोसाइटी का एक मेंबर रह चुका है, उसने एक बुक लिखने की कोशिश की। अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात है कि जब वो बुक लिख रहा था ना, तो उसने तहैया कर लिया कि मैंने बुक लिखनी है, तो उसकी दुकान में आग लग गई और उसके घर पे आग लगा दी गई। यानी सीक्रेट सोसाइटीज़ की हर बंदे पे नज़र होती है जो इसका पार्ट होते हैं, क्योंकि ये ओथ लेते हैं कि आप जो फ्रीमेसन लॉज के अंदर देखेंगे वो आपने बाहर जाके नहीं बताना। क्यों नहीं तो क्या बताना? होता है उस लॉज में? यस, सबसे पहले आपने जब जाना है तो आपने अपना कोई साजो सामान, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई स्मार्ट वॉच, इस तरह का टूल लेके आप अंदर नहीं जा सकते। फ्रीमेसन लॉजेस के बाहर जैसे ही आप पहुंचेंगे एक बॉडीगार्ड आपके साथ आ जाएगा। आपको खुद ना बोलने की इजाज़त है, ना आपको दरवाज़ा नॉक करने की इजाज़त है। जो आपके साथ बंदा होगा वो 3 दफ़ा डोर नॉक करेगा, ये उनका सीक्रेट कोड है। 3 दफ़ा नॉक करने पे ही दरवाज़ा खुलेगा, उससे पहले दरवाज़ा नहीं खुलेगा। जैसे ही आप एंटर हो जाएँगे, आपकी आँखों पे पट्टी बाँध दी जाएगी और गले में एक रस्सी डाल दी जाएगी और उस रस्सी को उस बॉडीगार्ड ने दूसरे सिरे से पकड़ा होगा। अब आप भाग नहीं सकते। अच्छा। हाँ, उसके बाद आप अंदर जाएँगे, सबसे पहले आपके सीने पर एक खंजर रखा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप अंदर लेने क्या आए हैं? अगर आप सवाल ये अगर अगर आप जवाब में ये देंगे कि मैं आप लोगों का मेंबर बनने के लिए आया हूँ और मैं रोशनी की तलाश में हूँ, तो वो बहुत खुश हो जाएँगे कि ये एनलाइटेंड होना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को एनलाइटेंड समझते हैं ना, वो ये समझते हैं कि जो नॉलेज हमारे पास है हाँ, मतलब वो वेलकम करते हैं फिर आप उनकी उनकी अपनी सोसाइटी में। यस, वो नॉलेज और किसी और के पास नहीं है। खैर, एंटर जैसे ही आप हो गए, उसके बाद आपको एक अल्टर के सामने बिठा दिया जाएगा जिस पे बाइबल रखी होती है और कंपास पड़ा होता है। कंपास की सुई होगी आपकी तरफ और आपने बाइबल पे ओथ लेनी है। उस ओथ की कुछ स्पेसिफिक लाइन्स है, वो लाइन्स ना मैं बोलना चाह रही हूँ और ना मुझे ज़ुबानी याद है। हम चला भी सकते हैं उसको स्क्रीन पर। मतलब ओथ ये ली जाएगी कि जो मैं यहाँ पे आज तहैया कर रहा हूँ, वो मैं बाहर जाकर अपना गला कटने तक कभी नहीं बताऊँगा किसी और को। अच्छा, उसके बाद बन गए, प्रॉपर इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपको जो फ्रीमेसन का जो कह लें कि हेड होता है, उसके सामने पेश किया जाता है। फिर बाकायदा आपकी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वहाँ पे कई-कई दिन। फिर आप बाहर नहीं निकल सकते उस लॉज से। उस ट्रेनिंग के दौरान आप नहीं जा उस सकते। ट्रेनिंग के दरमियान आप बाहर नहीं निकल सकते। और ये कहा जाता है कि जो बंदा इस फ्रीमेसन लॉज को डिज़ाइन कर रहा था, उसका भी कत्ल कर दिया गया था डिज़ाइन करने के बाद, क्योंकि उसको एक सीक्रेट कोड दिया गया था और उससे सीक्रेट कोड निकालने की कोशिश की गई थी। और उसने जब वो सीक्रेट कोड दे दिया तो उन्होंने कहा ये तो हमारा मुखबिर बन जाएगा कल को जाके, तो उसका भी कत्ल कर दिया गया था। यानी वो लोग इतना सीक्रेट अगर उस टाइम पे रहने की कोशिश कर रहे थे, तो आज के ज़माने में वो सीक्रेट क्यों नहीं रहना चाह रहे? अब आप हमारी बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ को देख लें। श्रुति हसन है, जो हसन कमाल आई थिंक उनके नाम फादर का नेम है, उनकी बेटी है, जो चाची 420 में उन्होंने फीमेल कैरेक्टर जिन्होंने किया था, जिन एक्टर ने, वो एक मेन स्ट्रीम के शो में जाती है। श्रुति हसन से पूछा जाता है कि आपके पास इतना पैसा, इतनी गाड़ियाँ और इतना फेम कैसे आ रहा है? आप तो कोई फ़िल्म्स भी नहीं करती, और जो फ़िल्म्स करती हैं वो इतनी हिट नहीं जाती। तो उन्होंने कहा मैं इल्यूमिनाटी की मेंबर हूँ। फिर पोज़ देके कहती है, ये वैसे मेरे पे इल्ज़ाम है। इस तरह अच्छा। की, यस, उन्होंने इस तरह की बात की। हाँ। अब दिलजीत दोसांझ, उनके बारे में दिल्यूमिनाटी टूर उन्होंने किया। उनके टूर का नाम ही दिल्यूमिनाटी टूर था। उसके बाद जब वो स्टेज पे जाते हैं तो वो ये वाला साइन बनाते हैं। फिर दिलजीत दोसांझ से पूछा जाता है कि अच्छा आप इल्यूमिनाटी का मेंबर है? तो दिलजीत उसके बारे में बड़ा कंट्रोवर्शियल सा बयान देते हैं। दिलजीत कहते हैं मुझे तो इल्यूमिनाटी के स्पेलिंग भी नहीं आते, वो क्या होते हैं?
अब आप सोच सकते हैं कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जो दिल इल्यूमिनाटी वो टूर कुछ कर रहा छुपाना है, चाह रहे हैं, जाहिर है, पता हाँ, लग वो रहा है। मतलब साइंस के थ्रू रिहाना जब स्टेज पे जाती है ना, तो रिहाना ये वाला ही साइन बनाती है। और रिहाना ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ ना, और जब मैं गाना गाती हूँ, जब म्यूजिक लगता है, तो मुझे लगता है मेरी रूह मेरे कंट्रोल में नहीं रही, मेरी रूह पर किसी और का कब्जा हो गया है। यानी मैं खुद के काबू में खुद नहीं रहती जब मैं ये वाला साइन बना के डांस करना शुरू कर देती हूँ। तो कुछ ना कुछ तो राज होगा इस तो ये साइन। इल्यूमिनाटीज, ये सीक्रेट सोसाइटीज, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के डगर पे हैं। यही तो, यस, यही तो कहा जा रहा है कि इन सीक्रेट सोसाइटीज की मीटिंग्स होती हैं दज्जाल के साथ, और फिर दज्जाल जो इनको ऑर्डर्स देता है वो दुनिया में इम्प्लीमेंट होती हैं चीज़ें। अब आप देखें, रिसेंटली वकार ज़क्का जो हमारे करते हैं, उनकी एक वो अपना भी एक साइन कॉइन भी बनाते है। हुए हाँ, नजर आए वो भी थे। एक साइन बनाते हुए नजर आए, फिर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई उन पे। फिर इन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही थोड़ी बनाता हूँ, जो फेमस होता है वो सब बनाते हैं, माहिरा खान भी ये साइन बनाती हैं सब। फिर उन्होंने कहा अच्छा नहीं नहीं, इल्यूमिनाटी का ये मतलब नहीं है, इल्यूमिनाटी तो इनलाइटेंड लोग हैं। वकार ज़का भी इल्यूमिनाटी को डिफेंड करना शुरू हो गए थे कि इल्यूमिनाटीज़ के बारे में पढ़ो जाके, वो लोग तो बड़े इनलाइटेंड है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये वाले जो लोग हैं ये डिफेंड करना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो। अब रिसेंटली हनी सिंह का एक वाक्य है। हनी सिंह जब एक चर्च में गए, जो अच्छा, एक और चीज़ होती है, सबसे पहले इन सीक्रेट सोसाइटीज़ का जो लोग पार्ट बनते हैं उनको शैतान बहुत बड़ा हौसला देता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट लीक नहीं करने दूंगा, और अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। शैतान इन लोगों को ये हौसला ज़रूर देता है कि मैं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने शैतान इनको दूंगा। पर्सनली तो नहीं मिलता। मतलब इनके जो वहाँ पे इबादत गाहों में या सीक्रेट सोसाइटीज़ में जो इनके लोग होते हैं, जो इनके मुबल्लिग होते हैं, वही इनको बताते हैं ना कि बचा लिया जाएगा शैतान की तरफ से या आका की तरफ से। यस। उन्होंने तो अपना नाम मतलब गॉड ही रखा होगा ना उसका। यार आप मुझे एक बात बताएं, इंस्टाग्राम पे एक पेज है इल्यूमिनाटी के नाम से, इस तरह की सीक्रेट सोसाइटी के नाम से, 8 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। अब उनको उस अकाउंट से क्या मैसेजेस आते होंगे या वहाँ पे क्या कंटेंट पोस्ट होता होगा। तो आपको लगता है कि ये लोग जो है वो तो सीधे मैंने बात ये नहीं तो ये करते भी होंगे। सुना है कि दुनिया में इतनी इल्यूमिनाटीज हैं, आपके इर्द गिर्द भी होंगे और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, कि आप अगर इल्यूमिनाटी सर्च करते हैं तो फिर वो आपको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और फिर आप तक पैगाम पहुंचाते हैं कि आप हमारी तरफ आ जाएं। ऐसा कुछ है? यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। ये वाली जो चीज़ें हो रही है ना कि ऑन ट्रैक कैसे लाया जा रहा है, जिस तरह से हमने बात की थी कि जो बच्चों के केसेस हो रहे हैं और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये तो एक मुआशरे में इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए भी कहा जा रहा है। जो ट्रैक किया जा रहा है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। आपने एक मूवी देखी होगी सेक्टर 36। हाँ, जिसमें बच्चों को ज़िबा किया गया हाँ, वॉशरूम के अंदर, और वो एक बहुत बड़ा ये निठारकंड का मेरे ख्याल में वाक़या है भारत में। यस, और वो मालिक और नौकर दोनों इन्वॉल्व थे। यस। उसके बाद उन्होंने मारने के बाद बच्चों के ऑर्गन्स की स्मगलिंग भी की, उससे पहले बच्चों को अब्यूज़ भी किया सेक्सुअली। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद जब वो विक्रांत मैसी जो एक्टर होता है, जो ये सारी चीज़ें कर रहा होता है, जब पुलिस वाला उससे पूछता है, अपने मालिक के कहने पे कर रहा होता है, हाँ। ऑर्गन्स की स्मगलिंग भी कर रहा होता है। जब पुलिस पूछती है विक्रांत मैसी से कि तुम बताओ, तो विक्रांत मैसी एक लाइन बोलता है कि वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। आपको नहीं लगता कि उस मूवी में कोई ना कोई साइन था कि वो मुझे बचा लेगा? ये वाली बात है। हाँ, एक मेरे ख्याल में ह्यूज ऑडियंस को एक मैसेज दिया गया, यस। बस ये। और अच्छा, ये ट्रैक कैसे करते हैं? अच्छा, ट्रैक करने की बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डार्क वेब के बारे में आपने सुना हाँ। होगा, ठीक है? डार्क वेब पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, डार्क वेब पे पेमेंट किस चीज़ के थ्रू होती है, अब आप ये बताएं। क्रिप्टो के ज़रिए। डार्क वेब पे पेमेंट होती है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। क्रिप्टो करेंसी की सारी ऐप्स हम रखते हैं अपने फ़ोन में। ये जो हमारे साथ फ़ोन है ना, समझे ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जब हम डार्क वेब पे जाते हैं तो इंटरनेट के 3 लेवल है। एक सरफेस लेवल है, एक दो और नाम है, आई गेस आई एम मिसिंग दोस्त। लास्ट वाला डार्क वेब है, हाँ, लास्ट वाला डार्क वेब है, जिस पे आम लोग नहीं जाते। हाँ, उस पर आम लोग नहीं जाते। वो खास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, वो पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जब आप वहाँ पर पहुँचिए तब आप लोगों को वहाँ पे वेपन्स भी मिल सकते हैं, ड्रग्स भी मिल सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अब आप सोचें कि दज्जाल के बारे में कहा जाता है कि वो दज्जल करेगा आपको, एक हाथ में पानी होगा, एक हाथ में आग होगा, तो वो आपको इस तरह से धोखा देगा कि आपको लगेगा ये पानी और ये आग है। अब मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? अब आप देखें, किसी की भी वीडियो आती है तो वो कहते हैं कि AI है। किसी की भी आवाज़ को कॉपी किया जा सकता है, किसी की शक्ल को भी कॉपी किया जा सकता है। 2-3 रोज़ पहले मेरे फ़ोन में एक वीडियो थी और वो AI वीडियो थी, और मैं जज नहीं कर सकी कि ये रियल ह्यूमन वीडियो है कि वो AI वीडियो है। तो आपके फ़ोन में इस तरह के सॉफ्टवेयर, तो क्या इस तरह AI ही दज्जाल है? AI को कह सकते हैं कि दज्जाल का एक टूल है। अच्छा, मुझे दज्जाल नहीं है। हाँ, AI दज्जाल का एक टूल है, क्योंकि देखें
एआई इंसानों को जहाँ पे बेनिफिट कर रहा है, वहीं पे एआई की वजह से कितनी ज़्यादा मुश्किलात है। अभी मैं रिसेंटली जो रजब ईमान है, जो रजब भट्ट की एक्स वाइफ है, उनकी एक वीडियो देख रही थी। अब जिसमें वो रजब भट्ट के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रही थी, और मैंने वीडियो देखी और मैंने कहा कि उनके जो रजब भट्ट के ब्रदर इन लॉ हैं, ऑन है, वो तो हमेशा रजब भट्ट के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ये ईमान कैसे बोल रही हैं? फिर जब मैंने वो पूरा अकाउंट देखा तो उस पूरे अकाउंट पे ईमान रजब भट्ट के बारे में कुछ ना कुछ बुरा बोल रही थी। मैंने अपनी सिस्टर को दिखाया तो मेरी सिस्टर ने कहा यार ये तो एआई वीडियो है। मतलब अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखे तो वो अपना एक पर्सपेक्टिव बना लेगा, यार ये तो एआई है, यानी दज्जल तो हो गया ना इंसान के साथ। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि वो मतलब आंखों का धोखा, फ्रेब, हाँ, वही चीज दजल आंखों है। का धोखा या फरेब, वो चीज़ें होना शुरू हो सही चुकी है। हैं। अच्छा, ये बड़ा ब्रीफली आपने एक्सप्लेन किया। अब आते हैं, चलते हैं जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे। मैं आपको लेके चलता हूँ कि जहाँ पे बाल का बहुत बड़ा बुत भी है, और उसके साथ साथ वहाँ पे बच्चों की बलि दी जाती है, वहाँ पे बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे छोटी उम्र की लड़कियों के साथ नाजेबा हरकत होती हैं, वीडियोस बनती हैं, सारा कुछ होता है, फिर वो खून भी पीते हैं। अच्छा, एक कनेक्शन तो जेफरी एप्स्टीन का ये है कि वो तमाम तर रियासतों के लोगों को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन को भी एक ताकत कंट्रोल कर रही थी जिसका नाम था मोसाद। और मोसाद चूंकि इजरायली एजेंसी है, तो वो इस वजह से उसने एप्स्टीन को ये टास्क दिया था कि वो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको किसी तरह से ट्रैप करके उनकी वीडियोस लेके उन पे अपनी गिरफ्त बनाए। और फिर उसने काम किया, जैरेड कुशनर को मिलवाया, फिर ट्रंप की बेटी के साथ उसकी मुलाकातें करवाई, ब्रेकअप भी दरमियान में हुआ, वो सारा हुआ। Yes. इसका मतलब ये है कि ये जो हम बात अभी कर रहे हैं दज्जाल की, तो इसके जो मोहरे हैं ये कोई एक या दो नहीं हैं, ये बहुत से लोग हैं, और बहुत से लोग उसके लिए काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने वो एक मिसाल सुनी होगी ना कि जो दोस्त किसी दोस्त की हेल्प करता है, वो कहते हैं ये तो इसका मददगार है, ये तो इसका हमदर्द है। हाँ। तो उसी तरह से आप ये समझ सकते हैं अमेरिका जो है वो दज्जाल का हमदर्द है, या वो दज्जाल की इस तरह से मदद कर रहा है कि उसकी हर पॉसिबल कोशिश दज्जाल के लिए, ताकि अमेरिका को ये लगता है कि एंड ऑफ टाइम्स में दज्जाल भी हमारा साथ देगा, और दज्जाल की ही उनका नाउज़ुबिल्लाह ये बिलीव है कि जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल विल बी द सुप्रीम पावर, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। इसीलिए वो सारी हरकतें कर रहे हैं। आप दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि एलोन मस्क ने मेल की हुई थी जेफरी एप्स्टीन को, जिसमें वो पूछ रहे थे कि पार्टी कब है, वाइल्ड पार्टी हाँ, कब है। वाइल्ड पार्टी। और एलोन मस्क एआई के हर प्रोजेक्ट में, इतना ट्रिलियन का प्रोजेक्ट हो, मिलियन का प्रोजेक्ट हो, इन्वेस्ट करते क्यों हैं। इन्वेस्ट करते हैं वो एआई का? कोई भी प्रोजेक्ट हो तो एलोन मस्क उसमें रेडी होते हैं, चाहे वो कोई स्टार्टअप हो, चाहे वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो। उसके बाद माइकल जैक्सन। अच्छा, माइकल जैक्सन के बारे में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। माइकल जैक्सन पर पहले पीडोफाइल हाँ, होने का पेडोफाइल इल्ज़ाम बड़े लगाया केस गया, हैं ठीक उनके। है। आपने माइकल जैक्सन की अगर हिस्ट्री सुनी हो तो जो सोनी का ऑनर था, उस पर माइकल जैक्सन ने इल्ज़ाम लगाया। जो सोनी का ऑनर था, माइकल जैक्सन ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो शैतान का बंदा है। यस। अच्छा। जिन दिनों माइकल जैक्सन नए नए इंडस्ट्री में आए थे, माइकल जैक्सन ने कहा मुझसे एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था कि मैं कंपनी वालों की हर बात मानूंगा तो कंपनी वाले मुझे प्रोजेक्ट्स देंगे। अब स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, जब माइकल जैक्सन से पूछा गया तो माइकल जैक्सन ने उस पर खुलकर बात नहीं की थी। लेकिन स्लेव कॉन्ट्रैक्ट सुनने में यही लगता है कि जो हम कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा, बदले में हम आपको फेम देंगे। तो माइकल जैक्सन तो को ये इल्यूमिनाटीज भी ऐसे करते हैं। यस, जो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, के ये बाद मैंने कहीं पढ़ा है कि माइकल जैक्सन वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ इल्यूमिनाटी सोसाइटी। यस, माइकल जैक्सन का कॉन्ट्रैक्ट सोनी के साथ था, और माइकल जैक्सन ने खुलेआम कह दिया कि था सोनी कि वाला अब शैतान का मैं, बंदा है। यस, ये तो एक शैतान का पैरोकार है। और माइकल जैक्सन ने जब कहा कि अब मैं इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करता, उसके बाद आप सुने माइकल जैक्सन के साथ होना क्या क्या शुरू हो गया था। माइकल जैक्सन के बालों में स्टेज पर आग लगी सबसे पहले। माइकल जैक्सन की जान बची। माइकल जैक्सन ने सर्जरी करवाई, जिसके बाद जहाँ से वो जल गए थे उनका चेहरा बदल गया। माइकल जैक्सन पर पीडोफाइल होने के इल्ज़ाम लगाए गए, उनको डिग्रेड करने की कोशिश की गई। यानी जिस बुलंदी पर उनको सीक्रेट सोसाइटी ने पहुंचाया था, उसी तरह से उनका जवाल दोबारा से लाने और की वो कोशिश लास्ट की में गई। आके तो इतने डिप्रेस्ड हो गए थे माइकल जैक्सन के, वो अकेले कई कई घंटे कमरे में रहते थे और मेडिसिन खाते थे।
हनी सिंह जिनकी हम बात कर रहे थे, जो हाँ। हनी सिंह सिंगर है, उनका ये कहना है कि पहले ये आप लोगों को बेतहाशा फेम देते हैं, फेम देने के बाद जब इल्यूमिनाटीज की बात नहीं मानते तो आप इतने डिप्रेशन में आ जाते हो क्योंकि आपको थ्रेट्स देते हैं और ये बातें आप बाहर लीक भी नहीं कर सकते। एक देखे ना, नेचुरल इंसान का साइकोलॉजिकल और इमोशनल फिनोमेना है कि जब आप अंदर अपनी बहुत सारे अपने जज्बात को दबाते रहते हैं और जब आप उनका इजहार नहीं करते तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वही माइकल जैक्सन के साथ हुआ कि माइकल जैक्सन भी डिप्रेशन में चले गए, उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, वो मेडिसिन की डोज लेके, और फिर उन पर एक डर भी था माइकल जैक्सन का, कोई ना कोई डर तो था कि वो अपने साथ 24 घंटे डॉक्टर को रखते थे। लेकिन जिस दिन उनके साथ ये हादसा पेश आया उस टाइम पर डॉक्टर कहाँ थे, ओवरडोज हो गई थी ये कहा जाता है, और माइकल जैक्सन को टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया, कुछ लोग ये कहते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माइकल जैक्सन ने अपनी डेथ का ड्रामा रचा था और माइकल जैक्सन आज भी जिंदा है। हाँ, कुछ ये लोगों भी ने कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने साइट सीइंग्स भी किया माइकल जैक्सन की दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में। या तो अब ये बात है कि माइकल जैक्सन को ये पूरा यकीन आ गया था कि ये लोग मुझे मार देंगे, तो माइकल जैक्सन ने अपनी मौत का ड्रामा रचा ताकि सीक्रेट सोसाइटीज के हाथों से बच जाऊं और वो अब दुनिया के किसी और हिस्से में जिंदा घूम रहे हैं अपनी जान बचा के। या तो इस तरह से हो सकता है कि सीक्रेट सोसाइटीज ने उनको ये ऑफर कराई होगी, हम स्लेव कॉन्ट्रैक्ट इस बात पर ख़त्म करेंगे कि तुम्हारी शोहरत वापस ली जाएगी और तुम्हें दुनिया के सामने मरा हुआ प्रिटेंड करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें हो गई। अब बिल गेट्स के बारे में आप सुने, बिल गेट्स मशहूर दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से हैं। बिल गेट्स की भी ईमेल्स हमने एप्स्टीन के केस में सुनी, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बिल गेट्स ने जो माइक्रोसॉफ्ट रखा था वो माइक्रो बच्चों के ही नाम से और इसी केस से इंस्पायर होके बिल गेट्स ने रखा था। बिल गेट्स के बारे में और भी 2-4 कंट्रोवर्सीज है कि बिल गेट्स ने कोविड से पहले जहाँ पर ईमेल की हुई थी तो बिल गेट्स ने कहा था कि मेरे पास वैक्सीन तैयार है, अब बस हमने इसको स्प्रेड करने की तैयारी करनी है। और देखिए जब कोविड देखे ना, कोविड आया और वो किस पैमाने की अमवात हुई पूरी दुनिया में, और वो चाइना से ही सारा मामला वहाँ पर चला। और हुआ कैसे, जो कहा हमने, जो सुनी बातें रिपोर्टेडली कि किसी लड़की ने बैट खा लिया था और बैट खाने के बाद वो वायरस फैला, इस तरह से सो ऑन। कोविड की वैक्सीन की ईमेल पहले है और उसके बाद कोविड आता है। तो क्या दुनिया में लोगों की पॉपुलेशन कम करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो इसराइली लोग हैं या अमेरिका जो आपस में हाथ जोड़े बैठे हैं, हाथ मिलाए बैठे हैं, उन्होंने ये पर्पसली कोविड फैलाया था। अब उसके बाद एक और अच्छा, ये अफवाह। मिथ नहीं है, ये बाद लोग समझते हैं मिथ है। नहीं, मतलब ये मतलब नहीं, इस हवाले से बड़ी तशवीशनाक है। हो सकता है कि मिथ हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ईमेल्स में जिक्र बहुत पहले है ईमेल में जिक्र और पहले है कोविड और बाद में कोविड आया। बाद में आया है। मतलब अगर तो कोविड फैलने के बाद की ईमेल होती तो हाँ, हम फिर तो कहते ठीक कि यार है। चलो कुछ डिस्कशन है, लेकिन पहले वैक्सीन का जिक्र है और उसके बाद कोविड आया है, तो ये तो प्री प्लान कोई चीज़ हो सकती है। और ये भी कहा जाता है ना कि दज्जाल के आने से पहले दुनिया की आबादी इतनी कम हो जाएगी और बीमारियों से लोगों की अमवात होगी, ये भी अहादीस मुबारका है इस बारे में। अच्छा, उसके बाद सेकेंड आप ये देखें कि बिल गेट्स का एक प्रोजेक्ट है ऑयल का, रिफाइंड ऑयल का। उसमें वो कहते हैं कि हम केमिकल बेस्ड बनाएंगे सारा, और अक्सर जो हम देखते हैं अब तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ दुनिया आ रही है सारी, और दुनिया चाहती है कि हम घर का खाना खाएं। अब जो जेनजी है इवन वो भी हेल्दी फूड की तरफ आ रही है, ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ रही है। लेकिन ये तैयार करदा केमिकल जो है, आपको लगता नहीं है कितनी कितनी बीमारियां फैलाएगा? और ये प्रोजेक्ट भी बिल गेट्स का ही है। सही है। मतलब मसाया की आमद के लिए दुनिया की आबादी को कम करना मकसद है। Yes. और इसके पीछे भी दज्जाली कुव्वतें हैं, और दज्जाली कुव्वतों के हमने मोहरे डिस्कस किए कि किस तरह से और इंटरनेशनली उसके ये बाद प्ले बिल गेट्स करते ने हैं। ये भी कहा है कि एक नया वायरस आने वाला है जिसकी वैक्सीन ऑलरेडी तैयार है। बिल अच्छा, गेट्स, वैक्सीनेशन पहले तैयार हो जाती, वायरस बाद में आता। यस, वैक्सीन पहले तैयार होती है, हाँ। वायरस बाद में पूरी दुनिया में हालांकि पहले जानबूझकर बीमारी फैलाया। आती, फिर दवा उसकी तैयार की जाती है। अच्छा, मैं जहां तक समझ सका हूं कि ये एक बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भी जेरे अताब हैं और इनकी लीडरशिप में चलते हैं इल्यूमिनाटीज की। और इसके साथ साथ जो बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनके हुक्मरान भी इसी पर अमल करते हैं कि Yes. उनको करना पड़ता है, और बहुत से लोग स्लेव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करके इनके साथ चलते हैं ताकि दुनिया को अपने मुताबिक चलाया जा सके। जैसे अभी हमने बात की कि वैक्सीनेशन पहले और वायरस बाद में वायरस आ रहा बाद है। में। ठीक है, तो अभी जो सिनेरियो है पूरी दुनिया में, ये बिल गेट्स, एलोन मस्क और यही ताकतवर लोग कंट्रोल कर रहे हैं ये सारा, या कुछ अच्छा, और लोग भी हैं? यस, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडस्ट्री में सीक्रेट सोसाइटी किसी ना किसी तरह से रोल प्ले कर रही है। हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है अरीज चौधरी, बड़ा फेमस उनका ड्रामा था कभी मैं कभी तुम, आई गेस, जिसमें हानिया आमिर भी थी।
वो एक्ट्रेस हमारे पॉडकास्ट में आई और उन्होंने बताया कि इल्यूमिनाटीज़ ने मुझे ऑफ़र की है। वो ब्यूटी पेजेंट भी जीत चुकी थी, ड्रामास में एक इंडियन फिल्म भी उन्होंने की थी। अरीज चौधरी ने बताया कि इल्यूमिनाटीज़ ने अरीज को भी ऑफ़र की है। एक और गेस्ट हमारे पास आए थे जिन्होंने एक बंदे का इलाज किया था जो डार्क वेब पे जाके इनसेन क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गया था। वो हीलर थे, उन्होंने उसको हील करने की कोशिश की। अब डार्क वेब पे उसको टास्क क्या दिया जाता था, उस बंदे को टास्क दिया जाता था कि तुमने आज क्या करना है कि जब तुम्हारी वाइफ सो रही हो तो तुमने उसे मारने की पहली अटैम्प्ट करनी है और वीडियो हमें देनी है। मारना नहीं है, अटैम्प्ट करनी है सिर्फ। उस बंदे ने पहली अटैम्प्ट की, पहले अटैम्प्ट के बाद करते हुए डरा हुआ था। फिर उसे नेक्स्ट डे टास्क दिया गया कि तुमने दूसरी अटैम्प्ट करनी है और उसको पैसे बेतहाशा ऑफर दिए गए। पैसे कोई हमारे पीकेआर में आप ये ना समझे कि 5-10 लाख 20 लाख होते हैं, करोड़्स में बल्कि मिलियन डॉलर्स में रकम जो है ऑफर की जाती है। तो क्योंकि इल्यूमिनाटीज़ के पास देने के लिए यही है। और हर फील्ड से लोग क्यों आते हैं, आप सोचें ना, पॉलिटिक्स से लोग आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से लोग आते हैं, फैशन इंडस्ट्री से लोग आते हैं। तो इनके एजेंट्स हर जगह पे हैं, इसीलिए यहाँ से इतने ताकतवर कैसे? आ, आपने रोथस्चाइल्ड की स्टोरी पढ़ी होगी कि इसराइल कैसे वजूद में आया, और आपने रोथस्चाइल्ड की स्टोरी शायद सुनी होगी किस तरह से इसराइल वजूद में आया, और रोथस्चाइल्ड की जो फैमिली थी वो किस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गई। बैंकिंग सिस्टम उन्होंने बनाया, पहले उनकी एंटीज की शॉप थी, फिर उन्होंने बैंकिंग सिस्टम बनाया। बैंकिंग सिस्टम के थ्रू वो ताकतवर हो गए, उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और वो कहाँ से थे? इसराइल के लोग थे। तो रोथस्चाइल्ड फैमिली को कहा जाता है दुनिया की सबसे पावरफुल फैमिली जो पूरी दुनिया पर जिनका कंट्रोल है। रोथस्चाइल्ड की स्टोरी भी हम नेक्स्ट एपिसोड में उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता रोथस्चाइल्ड के बारे में वो लोग सर्च कर सकते वो लोग जाकर सर्च कर सकते हैं कि रोथस्चाइल्ड का क्या किरदार था बैंकिंग सिस्टम बनाने में, किस तरह से कंट्रोल करने में, और वो सारा कहाँ से चलता है? इसराइल से सारा मामला चलता है। तो जब बैंकिंग सिस्टम उन्होंने बनाया, अब आप सोचिए आज आपके फ़ोन में बैंकिंग ऐप ना हो तो आपको ऐसा लगता है आप कहीं पर भी जाके पे नहीं कर सकते। कल मेरे घर पर बात हो रही थी कि मेरी सिस्टर कह रही थी कि पहले जब हमारे हाथ में कैश नहीं होता था तो ऐसा लगता था घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन में बैंकिंग ऐप्स आई है, आपने ग्रोसरी स्टोर जाना है, आपने कैब बुक करवानी है, इवन जो फ्रूट वाला जो ठेला लगा के बैठा है, हाँ जो ठेला लगा के बैठा है उसके फ़ोन में भी बैंकिंग ऐप ज़रूर है। तो बैंकिंग सिस्टम ही उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि पूरी दुनिया पर उनका कंट्रोल हो सके, इसीलिए वो इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं दुनिया में। जब लोगों ने कर्जे उठाए मुख्तलिफ ममालिक ने, और जब उनको कर्जा दिया उनके साथ उनके हाथ मिल गए, और बहुत से ममालिक तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लबीब अरशद। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।